Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 7 of the third chapter, motion in a straight line of class 11th. The topic to be discussed in this part is equations of freely falling bodies under gravity or motion of freely falling bodies under gravity and NCERT text problems based on these equations. First of all, motion of freely falling bodies under gravity. सबसे पहले इस टॉपिक में हम गुरुत्व के प्रभाव में, ग्रेविटी के इफेक्ट में किसी बॉडी का जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ के समीप, उसे रिलीज किया जाता है रेस्ट से, तो अब फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी अगर एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए। हवा का जो प्रतिरोध है, रुकावट है बॉडी के मोशन पर, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो उस सिचुएशन में अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से एबव कुछ हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं तो वह फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटी के इफेक्ट में, अर्थ के गुरुत्व के प्रभाव में उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधी रेखा में होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। वर्टिकल का मतलब उदग्र, हिंदी में उसको वर्टिकल को कहा जाता है। तो जिस पिंड को पृथ्वी के नज़दीक कुछ हाइट से अगर रिलीज किया जाता है, गिराया जाता है, तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है। तो उस बॉडी के मोशन को हम फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। मतलब गुरुत्व के प्रभाव में पिंड की मुक्त रूप से गति होगा, उदग्र गति होगा, वर्टिकल मोशन होगा। और ये एक कॉमन एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। गुरुत्व के प्रभाव में पिंड की जो उदग्र गति है, वर्टिकल मोशन है, वह सरल रेखीय गति का, स्ट्रेट लाइन मोशन का और नियत त्वरण के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका एक एग्जाम्पल है। स्ट्रेट लाइन मोशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन बॉडी एक्सेलरेट होता है अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो बॉडी जिसे ड्रॉप किया जाता है अर्थ के समीप, अर्थ के निकट कुछ हाइट से, तो जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जिस नियत त्वरण के साथ वह मोशन करता है, एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन विथ विच ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेट आफ्टर रिलीजिंग इट फ्रॉम रेस्ट above the earth surface close to it, that acceleration is called acceleration due to gravity and it is denoted by the symbol small g. इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिससे कि बॉडी एक्सेलरेट होता है, बॉडी को रेस्ट से रिलीज करने के बाद अर्थ के निकट, अर्थ से कुछ हाइट पर रिलीज करेंगे, तो जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वह स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल मोशन करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। सिंबल इसका जी होता है, स्मॉल जी। अब बॉडी का, अगर बॉडी को ऊपर की ओर भी थ्रो करते हैं या बॉडी को सर्टेन हाइट से उसको रिलीज करते हैं नीचे की ओर, तो उस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वह कांस्टेंट होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा। It means the direction of acceleration due to gravity is always in
vertical downward direction, whether the body is thrown up or it is released from the rest in downward direction. तो चाहे उस बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाए स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल मोशन, अपवर्ड मोशन, या उसका डाउनवर्ड मोशन हो, या बॉडी को रिलीज किया जाए सर्टेन हाइट से, दोनों ही सिचुएशन में बॉडी में जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा, जिसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, स्मॉल जी कहा जाता है, वह हमेशा डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर ही डायरेक्टेड होगा दोनों सिचुएशन में। और एयर का रेजिस्टेंस, हवा का जो प्रतिरोध है, रुकावट है बॉडी के मोशन में, जब उसको फ्रीली, जब बॉडी को रिलीज करेंगे ऊपर सर्टेन हाइट से, तो इस रुकावट को अगर एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो उस मोशन ऑफ द बॉडी जो होगा, बॉडी का जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, उसको फ्रीली फॉलिंग मोशन माना जा सकता है। और यदि जिस हाइट से बॉडी को ड्रॉप करते हैं वह हाइट अर्थ के रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर से कम हो, तो उस सिचुएशन में जी का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के वैल्यू को कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है। और वह जो कांस्टेंट वैल्यू होता है जी का, डायरेक्शन हमेशा जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डाउनवर्ड होगा, भले ही बॉडी का मोशन अपवर्ड हो, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड along डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अर्थ के रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर है, उसके कंपेरिजन में अगर जिस हाइट से उस बॉडी को ड्रॉप किया जाता है वह हाइट काफ़ी कम है अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में, तो उस सिचुएशन में जी का जो वैल्यू होगा, जो एक्सेलरेशन, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी एक्सेलेट होगा टुवार्ड्स द अर्थ, तो उस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना जा सकता है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसका सिंबल स्मॉल जी होता है। और जी का जो वैल्यू होगा वह एसआई यूनिट में, मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज इन एसआई यूनिट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एपीएस यूनिट में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में स्मॉल जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। So you can write down it. I am repeating again. Motion of freely falling bodies under gravity, which is a common example of motion in a straight line with constant acceleration. If air resistance is neglected and a body is dropped near the surface of the earth, it falls freely under gravity along a vertical straight line. Vertical का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, along y डायरेक्शन, x डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y डायरेक्शन इज वर्टिकल डायरेक्शन। y एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा, बॉडी को अर्थ के नज़दीक अगर कुछ हाइट से रिलीज करेंगे तो इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी अंडर ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विथ ए वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। हमने बतलाया कि एक्सेलेरेशन जो है, उस बॉडी, जिस एक्सेलेरेशन के साथ बॉडी एक्सेलेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वह एक्सेलेरेशन जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, भले ही बॉडी को ऊपर की ओर क्यों न थ्रो किया जाए, लेकिन बॉडी में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, जिसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, जिसका सिंबल स्मॉल जी होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन जब होता है किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, मान लिया किसी कार का है या कोई ट्रक का है, बस का है, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रोड पर, स्ट्रेट रोड पर किसी कार का अगर मोशन हो रहा है, मोटर कार का, तो उसमें जो एक्सेलेरेशन होगा उसको लीनियर एक्सेलेरेशन कहा जाता है, जिसका सिंबल स्मॉल ए होता है। लेकिन किसी बॉडी को अगर किसी सर्टेन हाइट से, अर्थ के नज़दीक, अर्थ के निकट, अर्थ के नियर किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो बॉडी जिस एक्सेलेरेशन के साथ एक्सेलेट होगा वह एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज स्मॉल ए इज रिप्लेस्ड बाई स्मॉल जी इन दिस केस। So this acceleration is called acceleration due to gravity, whose symbol is small g, and its magnitude is almost constant. इसका मैग्नीट्यूड लगभग कांस्टेंट होता है if the height h is small as compared to the radius of the earth. The height through which the body is dropped, if it is taken as small in comparison to the radius of the earth, which is large, that is capital R is equal to, which is radius of the earth,
इज 6400 किलोमीटर। तो उस सिचुएशन में जब बॉडी जिस साइड से ड्रॉप करते हैं वह स्मॉल है नियरली, तो उस सिचुएशन में किसके कंपेरिजन में, अर्थ का रेडियस के कंपेरिजन में, जो कि 6400 किलोमीटर होता है, तो उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू को ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इन ये एफपीएस यूनिट, फुट पाउंड, दैट इज फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम और यूनिट। Now this is all about the motion of freely falling body under gravity. Freely falling body is under gravity, which is an common example of motion in a straight line with constant acceleration, and that constant acceleration is called acceleration due to gravity, a small g, and it is always directed along downward direction towards the earth. While whether the motion of the body is in vertical upward direction or in vertical downward direction, but the direction of g is always towards along downward direction. Now we have to obtain the equations of motion freely falling motions, equations of motion of freely falling bodies under gravity. I am going to obtain those equations. Now we have to obtain equations of motion of freely falling body under gravity. In the case of motion of a freely falling body under gravity, we have to take the motion along y-axis, more correctly along minus y-axis. If plus y-axis is taken as positive direction, then since the motion of the freely falling body is along downward direction, that is along minus y-axis, and acceleration due to gravity is always along downward direction. So g can be taken as negative in this case if plus y-axis is taken as positive direction. Therefore, taking plus y-axis as the positive direction, downward motion of a freely falling body is taken along minus y-axis, is taken to be along minus y-axis, or acceleration due to gravity always directed downward, whether the body is falling downward or throwing in vertical upward direction. लेकिन जी हमेशा स्मॉल जी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, और हमने प्लस वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस माना है, तो जो मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वह माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो उसमें जी चूँकि हमेशा निगेटिव नीचे डाउनवर्ड काम करता है, इसलिए एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी here acceleration of the body is constant and that constant value is a small g, but a small g is taken as negative because plus y axis upward direction is taken as positive direction. Therefore g is acting in downward direction, that is along minus y axis, so it should be taken as negative. Therefore hence we have acceleration of the body is equal to acceleration due to gravity in case of freely falling body. फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में जो बॉडी में पिंड में जो त्वरण होगा वह उसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। लेकिन प्लस वाई एक्सिस को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, तो लेकिन जी हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल जी, तो देयरफॉर दैट इज अलोंग माइनस वाई एक्सिस, जी एक्स अलोंग
minus y axis, so it is taken as minus g. Acceleration due to gravity is taken, should be taken as minus g along vertical downward direction, that is along minus y axis. Hence equations of motion which will give the velocity of the freely falling body as a function of time, or distance covered by the distance or vertical distance covered by the body, freely falling body, as a function of time, and variation of velocity with height or distance. Therefore, we can obtain three equations similar to the equations of uniformly rectilinear accelerated motion. Those equations were v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2s. But in this case, motion of a freely falling body, a is replaced by minus g. स्मॉल ए को हम माइनस जी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है. तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है, गुरुत्व के प्रभाव में, ग्रेविटी के इफेक्ट में जो बॉडी का फ्रीली फॉलिंग मोशन हो रहा है डाउनवर्ड, वह माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा. और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, दैट इज माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग. देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी which is constant acceleration is taken as minus g. So hence the equations of motion of freely falling bodies are hence the equations of motion of a freely falling body under gravity, freely falling body under gravity are v equals to, which is the velocity of the body, freely falling body after time t, v is equal to u plus रेक्टिलिनियर मोशन में ये होता है, यहाँ हो जाएगा ए की जगह u प्लस at होता है, तो ए इज रिप्लेस्ड बाई माइनस जी इंटू टी. दिस इक्वेशन बिकम्स u माइनस जी टी. ए इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज along द माइनस वाई डायरेक्शन. और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट रोड पर जो मोशन होता है, या स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, या किसी मोटर कार का मोशन हुआ, तो उसका इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. एस इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज विच गिव्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये थर्ड इक्वेशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन में ए के जगह रिप्लेस कर दिए माइनस जी, तो इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू माइनस जी टी. वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जो कि टी टाइम के बाद, टी टाइम पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं इस इक्वेशन से. v इक्वल्स टू आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज व्हाट, तो वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिलेशन. So this equation gives the variation of gives the velocity with the function of time. टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी देगा. और सेकेंड इक्वेशन टाइम के साथ डिस्टेंस देगा, कितना वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर किया. तो फॉर सेकेंड इक्वेशन वी कैन रिप्लेस h बाई s बाई h. s इज द linear distance along the horizontal direction. s is the distance covered by the body in time t, after time t in the horizontal direction. But in case of the vertical direction, s is replaced by either y और h. s के जगह पर आइदर y हम रखेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या h रखेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन इज h इक्वल्स टू यू टी, और प्लस a इज रिप्लेस्ड बाई माइनस जी. सो यू टी माइनस, अल्टीमेटली यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, a इज रिप्लेस्ड बाई माइनस जी. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. एंड थर्ड इक्वेशन जो वेलोसिटी में टी टाइम के बाद जो बॉडी का फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेलोसिटी है, तो उसका डिस्टेंस के साथ चेंज को बतलाता है, वेरिएशन को बतलाता है. तो थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस एज माइनस जी. सो इट इज 2g s is replaced by h. So these are three equations for vertical downward motion of a freely falling body. ये सेट हो गया, तीनों इक्वेशन का सेट, जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी. अब इसमें जब बॉडी को हम रिलीज करते हैं कहाँ से, रेस्ट से, तो यू को हम जीरो रिप्लेस कर सकते हैं.
तो ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा h, जितने हाइट से बॉडी, जितना वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी तय किया, कवर किया आफ्टर टाइम t, वह s के जगह हमने रिप्लेस किया। हॉरिजॉन्टल रेक्टिलिनियर मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन, रोड पर मोशन जो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर टाइम t इज s। और यहाँ जो t टाइम के बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है तो उसको हम y ले सकते हैं, y सपोज कर सकते हैं, या h। तो यहाँ पर भी अगर बॉडी को, चूँकि हम जहाँ ऊपर से डाउनवर्ड मोशन का केस जब भी होगा तो उसमें बॉडी को इनिशियल, उसको हम रेस्ट से, उसका इनिशियल स्पीड को रेस्ट माना जाएगा, तो u इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी u जीरो करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में भी u जीरो करेंगे, थर्ड इक्वेशन में भी u जीरो करेंगे, तो इक्वेशन हमको रिड्यूस हो जाएगा। ये इक्वेशन का सेट है, तीनों का मिला करके फर्स्ट मान लेते हैं, तीनों का सेट 1 1 1 2 रोमन में और 1 3 और 1a 1b 1c, वी कैन राइट इट 1a 1b एंड 1c। तो यहाँ चूँकि बॉडी को जो है इनिशियली हम रेस्ट से ऊपर जो है सर्टेन हाइट से रेस्ट से रिलीज करते हैं, तो u इक्वल टू जीरो होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 1b माइनस हाफ जी टी स्क्वायर h, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर टाइम t इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g h। Since the body is initially dropped from rest from a certain height above the earth, so we can take u is equal to 0. Since the body is dropped from rest initially, जिस हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें तो बॉडी को वहाँ पर रेस्ट माना जाएगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए हमेशा उसको रेस्ट में माना जाएगा, इनिशियल स्पीड फ्रॉम द रेस्ट इनिशियली। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी शुड बी टेकन एज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज स्मॉल u, फाइनल स्पीड जो होता है v है आफ्टर टाइम t। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी टेकन एज u। सो इक्वेशन 1 बिकम्स रिड्यूसेस टू, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, जो 3 इक्वेशंस का सेट है और इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, v इक्वल टू u इज जीरो, जीरो माइनस जी टी दैट इज माइनस जी टी, h इक्वल्स टू u इज जीरो, तो जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सीधे इसको लिखता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। एंड फाइनली थर्ड इक्वेशन बिकम्स रिड्यूसेस टू v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2, u इक्वल टू जीरो, तो माइनस 2gh। ये डाउनवर्ड मोशन के लिए जब इनिशियल स्पीड को हमने जीरो पुट कर दिया तो ये तीनों इक्वेशन हो जाएगा मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। इसको आप मान लें इक्वेशन दूसरा, सेकेंड इक्वेशन 2a हो जाएगा, 2b 2c। ये भी एक सेट हो गया 3 इक्वेशंस का, जिसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कभी कभी इट इज़ कन्वेनियंट, समटाइम्स इट इज़ कन्वेनियंट टू चूज माइनस वाई एक्सिस along एज पॉजिटिव डायरेक्शन। कभी कभी प्लस माइनस वाई डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन सम प्रॉब्लम्स के केस में उसको चूज करना फ़ायदेमंद होता है, सुविधाजनक होता है। तो उस सिचुएशन में अगर माइनस वाई डायरेक्शन को ही अगर हम चूज कर लें, माइनस वाई डायरेक्शन को ही चूज कर लें पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड मोशन चूँकि जी जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एड करता है, भले ही बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन जी हमेशा डाउनवर्ड होता है। और माइनस वाई एक्सिस को ही कभी कभी फॉर द कन्वेनियंस माइनस वाई एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उस सिचुएशन में ए का जो वैल्यू होगा वह प्लस जी हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस वाई एक्सिस को ही आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है। तो अपवर्ड डायरेक्शन जो हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा। प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वाई डायरेक्शन में है, तो ऊपर की ओर अब जो चीज़ होगा, कोई ऊपर की ओर जैसा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ऊपर की ओर है तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वह पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा, अब माइनस वाई एक्सिस को आपने पॉजिटिव ले लिया
तो उस सिचुएशन में ए जो है जी का वैल्यू हमेशा उसमें उस सिचुएशन में प्लस जी हो जाएगा। तो इट इज़ कन्वेनियंट टू चूज समटाइम, इट इज़ कन्वेनियंट टू चूज माइनस वाई एक्सिस एज पॉजिटिव डायरेक्शन, then equations of motion of a freely falling body under gravity can be written as, in that case we can take a is equal to plus g, because negative y axis acceleration due to gravity is g, small g is acting always acting along the downward direction, and minus y axis in which direction the body is falling is taken as assumed to be plus direction, therefore माइनस वाई प्लस डायरेक्शन आपने चूज किया और बॉडी का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सेम डायरेक्शन है, इन दैट केस ए इक्वल टू प्लस ये टेकन एज प्लस जी। तो समटाइम्स इट इज कन्वेनियंट, समटाइम्स इट इज कन्वेनियंट टू चूज minus y axis as the positive direction, therefore we have acceleration of the body ये प्लस जी should be taken as प्लस जी, because डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आपने प्लस मान लिया है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही है, therefore a इक्वल टू प्लस जी। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, freely falling body under gravity becomes, hence equations of motion of freely falling body under gravity, of a freely falling body under gravity, falling body under gravity can be expressed as R, can be expressed as R or R V equals to U और A is replaced by plus G, तो ये इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू U प्लस जी टी फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब माइनस जी टी के जगह प्लस जी टी हो गया, जब माइनस वाई डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें। पहले की सिचुएशन में प्लस वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन माने थे और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड था, तो प्लस वाई एक्सिस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ तो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा था फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसको नेगेटिव मानना था, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इक्वल टू माइनस जी सपोज किया। अब यहाँ माइनस जिधर मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया गया, तो देयरफॉर ए शुड बी टेकन एज प्लस जी पॉजिटिव, एंड हाइट थ्रू विच बॉडी फॉल इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड फाइनली वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। These are the three sets, three equations. It is a set of three equations, 3a, 3b and 3c, and equation number 3. So these are the equations of motion of freely falling body under gravity in two cases, if plus y axis is taken as the positive direction, and in the other case when minus y axis is taken as positive direction, then these three equations are obtained, which is represented by equation 3. Now we have to plot graph between acceleration as a function of time, velocity as a function of time, and displacement as a function of time. डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो थ्री इक्वेशंस है इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। नाउ वी हैव टू शो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन स्मॉल ए, that is acceleration due to gravity, A equals to G minus G for downward motion if plus y axis is taken as positive direction. Then acceleration A, velocity V and distance, vertical distance covered by the body with time. उसको टाइम के साथ with time t can be plotted in figure 1, figure 2 and figure 3 respectively। हमने इसको प्लॉट किया है। freely falling body, motion of freely falling body under gravity
तो किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का टाइम के साथ जो एक्सेलेरेशन में वेरिएशन होगा, तो एक्सेलेरेशन तो चूँकि कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्मॉल इज इक्वल टू माइनस जी, सो इट इज टेकन एज along minus y axis. Motion of the body is taken along minus y axis, which is minus 5. Acceleration is in meter per second square. Minus 5, minus 10, minus 15, minus 15, minus 20. तो उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट होता है, माइनस 9.8 होता है, तो 10 के थोड़ा पहले होगा, 0.2 पहले, तो यहाँ पर हमने 10 के पहले 9.8 है, और माइनस इसलिए लगा दिया कि डाउनवर्ड मोशन में माने एलोंग मोशन एलोंग माइनस वाई एक्सिस हो रहा है, इसलिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। मैग्नीट्यूड तो ही होगा, प्लस ही होगा इसका, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव माइनस लगाया गया है। तो किसी भी टाइम पर जो उसका होगा, जब उसको फॉल किए, ड्रॉप किए इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, और 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, कहीं भी उसका जो एक्सेलेरेशन हो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एक एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वह कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ फॉल करेगा, and that constant acceleration is equal to acceleration due to gravity g, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 10 से थोड़ा पहले, और माइनस लगा रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन एलोंग माइनस वाई एक्सिस हो रहा है इसके लिए एलोंग। तो किसी भी टाइम 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, चूँकि एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट है, तो ये इस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है। ये 9 किसी भी टाइम लें, 1.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो इसका वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। 10 के थोड़ा पहले 9.8 ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। So this is the variation of acceleration, that is acceleration due to gravity with time t. Acceleration due to gravity here is equal to acceleration due to gravity small g. यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है, त्वरण है, वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के इक्वल होगा, और उसका टाइम के साथ वेरिएशन दिखाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक लाइन से रिप्रेजेंट है, ये लाइन जो है हमेशा किसी भी टाइम पर जो है उतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव हमने लिया है क्योंकि मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लॉन्ग है, जिसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड के लॉन्ग होता है, और प्लस वाई एक्सिस को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, तो मोशन माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड तो 510 ही होगा, 9.8 ही होगा। तो ये कांस्टेंट मोशन का एक्सेलेरेशन यहाँ का केस है। देखिए 9.8 हमेशा कोई भी टाइम 1 सेकेंड पर भी इतना ही है, 2 सेकेंड पर भी 1 सेकेंड पर भी इतना ही है, 2 सेकेंड पर भी इतना ही है, 3 सेकेंड पर भी इतना ही है। जब फॉल किया उस समय भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। अब दूसरा जो फिगर 2 है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी का, बॉडी के वेलोसिटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रिलेशन है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यू तो 0 होगा, इनिशियली बॉडी को ड्रॉप किए हैं इनिशियली, तो इनिशियल स्पीड बॉडी का हमेशा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का 0 लिया जाता है, क्योंकि उसको रेस्ट से हम ड्रॉप करते हैं। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो यू 0 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा, 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। यू तो 0 हो गया, दैट इज माइनस जी, दैट इज 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, नियरली 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंत में हो गया वेलोसिटी, 1 सेकेंड के अंत में वेलोसिटी हो गया। 2 सेकेंड के अंत पर वेलोसिटी कितना होगा 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर u माइनस जी टी, तो यू तो 0 ही रखेंगे, जी इंटू टी इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2g हो जाएगा, माइनस 2g, इसका दुगना हो गया, माइनस 2 इंटू 9.8, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड, दुगना हो गया स्पीड। इसी ढंग से v3 3 जब करेंगे 3 सेकेंड के बाद, तो यहाँ पर ये माइनस 3g हो जाएगा स्पीड, मतलब g का 3 टाइम्स हो गया, मतलब माइनस 3 इंटू 9.8, दैट इज नियरली 30 मीटर, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वह माइनस 9.8, यहाँ 10 है, माइनस 10 है, इसके पहले माइनस 9.8 होगा। इसी ढंग से यहाँ पर 2 सेकेंड के अंत में जो है माइनस 19.6 एकदम कितना है, माइनस 20 के माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो इसके होगा। जब टी इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो उस समय स्पीड हो जाएगा नियरली 30 से थोड़ा सा कम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, तो हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा पहले। ये पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दिया है, सारे पॉइंट्स को मिला दिया है। जब टी इक्वल टू 4 करेंगे तो v4 इक्वल टू, टी इक्वल टू 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v4 इक्वल टू माइनस 4g, स्पीड हो जाएगा माइनस 4g, माइनस 4 इंटू 9.8 और माइनस 4 इंटू 10, तो नियरली 40, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 से थोड़ा सा स्मॉल कम होगा 9.8 लेने पर। और g10 अगर दिया जाए तो 4 सेकेंड में बॉडी का जो वेलोसिटी होगा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि रेस्ट से रिलीज किया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है। तो u इक्वल टू 0 है, तो
तो 1 सेकेंड में फार्मूला है आपका डाउनवर्ड मोशन के लिए v इजकल टू यू माइनस जी टी, टी इजकल टू 1 पुट कर दिया, u इजकल टू 0, तो माइनस जी इंटू 1 दैट इज माइनस जी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, नियरली 10, 1 सेकेंड के अंत में नियरली 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 के अंत में लगभग नियरली 20 मीटर पर सेकेंड दैट इज माइनस 19.6। उसी ढंग से 3 सेकेंड के अंत में 3g हो जाएगा माइनस 3g दैट इज नियरली माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के अंत में हो जाएगा माइनस 40, नियरली माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। तो सभी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल गया पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, लीनियर रिलेशन है जो कि बतला रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब हम वेरिएशन देखते हैं डिस्टेंस का, वर्टिकल हाइट का कवर्ड बाय द बॉडी विथ टाइम, तो वहाँ पर वो बात नहीं है। वर्टिकल हाइट का फार्मूला है आपका फार्मूला h इजकल टू वाई इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू तो 0 हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी इंटू टी 1 करेंगे तो जी बाई 2 हो जाएगा, टी 2 करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इंटू जी बाई 2, 4 इंटू जी बाई 2 डेट इज 2g, 4 इंटू जी बाई 2 हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इक्वेशन होता है यहाँ y के लिए डिस्टेंस का टाइम के साथ, u तो 0 हो गया तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t इजकल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी माइनस जी बाई 2 हो जाएगा, माइनस जी बाई 2 मैंने ये नियरली 9.8 मैंने 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर 2 कर देंगे 2 सेकेंड पर लेंगे, देखिए 2 सेकेंड पर तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू जी बाई 2, जी बाई 2 5 है तो 4 इंटू 5, जी बाई 2 4.9 है, नियरली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब टी 2 सेकेंड के बाद यहाँ टी की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस जी बाई 2 दैट इज 4 इंटू माइनस ये 4 इंटू 9 4 इंटू 4.9 और नियरली 5 उसको कहिए, तो 4 इंटू नियरली 5 4.9 तो नियरली ये 20 हो गया 20 मीटर। तो यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद नियरली देखिए यहाँ पर 20 से थोड़ा कम, यहाँ पर नियरली 20 मीटर डिस्टेंस ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। 1 सेकेंड के लास्ट में जो है 1 सेकेंड के लास्ट में बॉडी जो है उसका 1 सेकेंड के लास्ट में हो गया कितना, नियरली यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -5 हो जाएगा डिस्टेंस। 1 सेकेंड के लास्ट में टी इजकल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे, वाई इजकल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में, तो टी इजकल टू 1 तो माइनस जी बाई 2 होगा दैट इज 9.8 बाई 2 दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मीटर, यहाँ पर 4.9 नियरली 5 है, 5 यहाँ पर है तो 4.9 थोड़ा सा इसके पहले जस्ट ये पॉइंट है। 1 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस कवर किया -5 4.9 मीटर पर 4.9 मीटर। फिर जब टी इजकल टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू माइनस जी बाई 2 दैट इज 4 इंटू 4.9, 4 इंटू 4.9 दैट इज नियरली 20 मीटर। तो यहाँ देखिए 2 सेकेंड पे नियरली 20 से थोड़ा सा कम यहाँ पर हमने दिखलाया है इस पॉइंट को। उसी ढंग से टी इजकल टू 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू जी बाई 2 इज नियरली 5 4.9 तो नियरली 5 तो 9 इंटू 5 दैट इज 45। 3 सेकेंड के बाद जो है नियरली 45 मीटर यहाँ दिखाया है हमने, ये 40 है बीच में -45 होगा, तो ये हो गया 45 हो गया। 3 सेकेंड के ये 3 सेकेंड के बाद जो है ये हो गया ये नियरली 45 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इस फार्मूला से, y इजकल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सिंस u इजकल टू 0। इसी ढंग से अब t इजकल टू 4 सेकेंड लेंगे तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इंटू जी बाई 2 दैट इज 16 इंटू 5 और 4.9 तो नियरली 80 -8 माने -80 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर y जो होगा माने 80, चूँकि y माइनस वाई लॉन्ग ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन के लॉन्ग ले रहे हैं, इसे नेगेटिव लिया गया है, तो 4 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो नियरली -80 मीटर हो जाएगा, और भी आएगा 4 सेकेंड यहाँ है तो यहाँ नियरली 80 नीचे जाएगा यहाँ। तो इस ढंग से ग्राफ का ये जो नेचर है ये कैसा है, पैराबोलिक हो गया, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये ग्राफ का जो कर्व है माने पोजीशन का डिस्टेंस का टाइम के साथ, इधर x एक्सिस पर टाइम है और -y एक्सिस के अलॉन्ग जो है डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये नेचर जो है पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक नेचर हो गया, कर्व हो गया, पैराबोलिक कर्व, पैराबोला का जैसा नेचर है, कर्व जैसा नेचर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है हमने देखा भी था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन का केस में, इसके पिछले टॉपिक पार्ट 6 में, वह भी पैराबोलिक था, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यहाँ भी ऑरिजिन से पास कर रहा है लेकिन पैराबोलिक है। तो हम तीनों का वेरिएशन देख लिया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम एंड वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस विद टाइम। तो ये पार्ट का ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। लेकिन इन जो फार्मूलाज है, जो फार्मूली है इस पर इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, उस पर एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम
दो प्रॉब्लम जो दिया है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। Now solutions to NCERT text problems based on the equations of motion for freely falling body under gravity। जो अभी हमने इक्वेशन ये ऑब्टेन किया था, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी का जो केस है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3.10 है, इन विच ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड है u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है। तो u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें चार पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट स्मॉल ए में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड मोशन बॉल का होगा तो उसमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन जो होता है फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में, अब यहाँ बॉडी को थ्रो किया जाता है अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड है। तो चाहे बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करें या नीचे की ओर उसको फ्रीली फॉल कराएं, दोनों सिचुएशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। द आंसर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहले को हम ए को मिटाते हैं इसका आंसर के लिए। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वह डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो ए का आंसर हो जाएगा कितना, ए का आंसर होगा क्या, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इनिशियल स्पीड दे दिया है, तो ऊपर से हम मिटाते हैं प्रॉब्लम को। यू दिया है, यू हमने लिख दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो यू दे दिया, इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्ट का आंसर हो गया डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल in upward motion, in its upward motion, in its upward motion, in its upward motion, अपवर्ड मोशन किधर होगा डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। आंसर हो गया इसका एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, चाहे बॉल को आप ऊपर की ओर थ्रो करें या नीचे की ओर। अलोंग डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आंसर हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पार्ट का आंसर हो गया। और बी पार्ट का आंसर करना है, व्हाट आर द वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बी को भी मिटाता हूँ। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के बॉल का स्पीड जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के उसके हाईएस्ट पॉइंट से आगे नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। तो बी का आंसर हो जाएगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज v इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया। अब एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो एक्सेलेरेशन जो हमेशा कहीं भी होगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे बीच में कहीं हो, उसका एक्सेलेरेशन तो ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज डायरेक्टेड अलोंग डाउनवर्ड। ए इक्वल टू हो गया, ए इक्वल टू जी हो गया, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलेरेशन, हाईएस्ट पॉइंट या बीच में कहीं भी होगा, तो कांस्टेंट ये जो मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, कहीं भी होगा बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन जी ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा उसका डाउनवर्ड हो जाएगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड काम करेगा। वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू जी, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बॉल का 0 हो जाएगा। अब सी में है चूज द एक्स बराबर 0, एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इक्वल टू 0 सेकेंड। डिस्टेंस जो है 0 मीटर है, एक्स इक्वल टू 0 मीटर शुरू में स्टार्ट में चूज करना है। द एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशंस, लोकेशन है मतलब पोजीशन है, एंड टाइम, एक्स पोजीशन है जो कि 0 मीटर है और टी 0 सेकेंड टाइम है ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर टी इक्वल टू 0 मान लिए हैं और लोकेशन वहाँ से 0, मतलब वहीं से मोशन देख रहे हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया तब अब एक्स इक्वल टू 0, वहाँ से अब डाउनवर्ड मोशन के लिए वह जो है इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल लोकेशन हो गया, वहीं से स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग पॉइंट। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस की जगह। गिव द, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, तो गिव द सिंबल्स ऑफ साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों के केस में सेपरेटली बॉडी का जो पोजीशन है, लोकेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा ये करना है। तो चूँकि हमको हम इसे जो मोशन है डाउनवर्ड मोशन, प्रॉब्लम कर रहा है कि डाउनवर्ड मोशन को जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर पोजीशन 0 मान लें डाउनवर्ड मोशन के लिए, वहीं से स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस, और टाइम भी 0 है, वहीं से अब टाइम काउंट हो रहा है डाउनवर्ड मोशन के लिए। और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को प्लस एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन हम मान लें। तो अपवर्ड मोशन के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा जी जो है, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन अब सी का जो आंसर है तो ड्यूरिंग इन अपवर्ड मोशन, इन द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अब पोजीशन जो वाई है उसका तीनों का देखना है, साइन ऑफ पोजीशन जो हो गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है और अपवर्ड जो है पोजीशन अब देख रहे हैं, तो डाउनवर्ड जब पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा पोजीशन, तो पोजीशन जो वाई होगा वो निगेटिव हो जाएगा। वाई मानिए चाहे एक्स मानिए, एक्स एक्सिस, तो पोजीशन जो हो जाएगा वो निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव है, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। और वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो गया, माइनस भी लिख देते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन जो होगा ये तो नीचे की ओर मोशन है, और नीचे के डायरेक्शन को मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस एक्सिस मान लिया गया है, उसको एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देयरफॉर तो पोजीशन जो है ऊपर की ओर हो गया तो माइनस एक्स एक्सिस हो गया, तो इसलिए निगेटिव हो गया। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, एक्सेलरेशन जो है प्लस जी हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन जो होगा बॉल का अपवर्ड मोशन के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन बॉल का पॉजिटिव हो जाएगा प्लस जी के इक्वल, और लेकिन वेलोसिटी और पोजीशन जो होगा अपवर्ड मोशन के लिए वह निगेटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एक्सिस माना गया है, तो उसका अपोजिट जो अपवर्ड एक्सिस होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, वह निगेटिव हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो वो काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए अब देखते हैं सी का पार्ट का। अपवर्ड तो हो गया, अब डाउनवर्ड मोशन हो गया, और डाउनवर्ड इन द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अब डाउनवर्ड मोशन में पोजीशन भी अब नीचे की ओर होगा, पोजीशन भी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को के लॉन्ग जो मोशन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया है, तो उसका पोजीशन भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लॉन्ग तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड था ही पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो जाएगा।
पोजीशन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा इसमें डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव को सिंबल में प्लस भी लिख रहे हैं, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है प्लस भी, ये भी पॉजिटिव हो गया, और एक्सेलेरेशन तो हमेशा से डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन तो हमेशा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ही लिया गया है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें तीनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब डी पार्ट में हम देखें, डी पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट इसका, इस प्रॉब्लम का। डी पार्ट में है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, टेक जी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हाइट मैक्सिमम अटेंड करेगा, हाउ हाई, टू व्हाट हाइट डज द बॉल, व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, तो लेट द बॉल राइज टू हाइट h, स्मॉल h। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट डी, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट डी, हाउ हाइट, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, मतलब एच निकालना है, ये हाइट हो गया एच, लेट दैट हाइट भी एच, और इनिशियल स्पीड दिया था बॉल का 29.4 मीटर, 29.4 मीटर पर सेकेंड, बॉल का अपवार्ड स्पीड था 29.4 मीटर पर सेकेंड, बॉल का इनिशियल स्पीड था, अपवार्ड स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। और हाईएस्ट पॉइंट पर कितना हाइट पर जा सकेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बॉल का 0 हो जाएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू 0, एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं बॉल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल का स्पीड 0 हो जाएगा। एज पूछ रहा है, इक्वेशन अप्लाई कर देंगे हम, इक्वेशन यहाँ है ना, कितने हाइट तक बॉल राइज कर सकता है, तो इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर इक्वेशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ये हेयर दिस इक्वेशन इज अप्लाइड टू द मोशन ऑफ द बॉल, और भी 0 हो गया, u 29.4 माइनस 2g, एच तो कैलकुलेट ही करना है, और 2gh इक्वल्स टू, सीधे यू स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो यू का वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पर भी यू स्क्वायर बाद में भी पुट कर सकते हैं, भी की जगह थी 0 कर देते हैं, तो यू स्क्वायर इजकल टू 2gh इजकल टू यू स्क्वायर, साइड चेंज कर देंगे इसको, देयरफॉर h निकालना है, h इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और u का वैल्यू दिया हुआ है 29.4 का स्क्वायर है, 29.4 का स्क्वायर हो गया, 29.4 स्क्वायर अपॉन 2g लेना है हमको 9.8, दैट इज 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2.82 इंटू 9.8, दैट इज 19.6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद ये आ जाएगा h नियरली 44.1 मीटर आंसर। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड करेंगे तो 44.1 मीटर इसका आंसर आएगा, 44.1 मीटर हाइट तक बॉल जाएगा। अब इसके बाद पूछ रहा है कि कितने समय के बाद प्लेयर्स के हैंड में वापस आएगा, तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जितना ऊपर जाने में लगा समय हाईएस्ट पॉइंट तक उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर मतलब प्लेयर के हैंड में आने में लगा समय। अगर 2 सेकंड ऊपर लगा तो नीचे आने में 2 सेकंड, तो 4 सेकंड। अगर 3 सेकंड लगा होगा तो ऊपर जाने में हाईएस्ट पॉइंट तक, तो 3 सेकंड उसको फिर हाईएस्ट पॉइंट से अर्थ तक आने में, तो मतलब प्लेयर्स के हैंड्स में आने में भी लगेगा,
प्लेयर के हैंड्स में भी आने में लगेगा। तो उस सिचुएशन में 3 + 3 सेकेंड हो जाएगा। देखते हैं कितना होता है। नहीं तो एक और फार्मूला से यूज कर सकते हैं, y = ut माइनस ut प्लस हाफ GT²। तो वर्टिकल हाइट पर जब बॉल आ जाएगा ये ग्राउंड पर तो वर्टिकल डिस्टेंस उसका 0 हो जाएगा और यू फेंका गया ऊपर की ओर तो 29.4 मीटर पर सेकेंड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस मान रहे हैं तो यू को निगेटिव लेना होगा, -29.4 इंटू टी प्लस हाफ जी 9.8 इंटू टी²। वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम हाइट में कितना समय लगेगा तो उतना ही समय मैक्सिमम, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट हो गया, एसेंट। और फिर मैक्सिमम हाइट से भी हैंड में आने में, प्लेयर के हैंड्स में आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे t + t, दैट इज 2t। तो हम निकालते हैं कितना समय लगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो इसी का दूसरा पार्ट है मैक्सिमम हाइट तक जाने में। इधर इस साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, तो मान लें कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो t है। तो इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पर v = 0, तो इक्वेशन यूज करते हैं हम v = u - gt, v = u - gt। यहाँ पर प्लस y डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है वो निगेटिव होगा और v मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गया, u - gt और gt = साइज चेंज कर लेंगे u, देयरफॉर t = टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगा। लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम जो है लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, Therefore equation of motion under gravity v = u - gt। At highest point v = 0, 0 हमने पुट किया। At the highest point v = 0, therefore left hand side become 0, तो u - gt, therefore -gt, इसको साइड चेंज कर लीजिए तो -gt साइड में LHS में आके प्लस gt हो गया, = u, t = u/g and u was given 29.4 upon g 9.8। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9.8 इंटू 3 29.4, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड उसको लगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में। लेकिन प्रॉब्लम है कि कितने टाइम के बाद वह जो है प्लेयर के हैंड में वापस आ जाएगा। तो जितना टाइम जाने में लगा टाइम ऑफ एसेंट हो गया, ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया प्लेयर के मैक्सिमम हाइट तक जाने में, इसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होता है, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट = टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट TD। मैक्सिमम हाइट से ग्रेविटी के अंदर ही चूँकि मोशन होगा तो इसमें टाइम ऑफ डिसेंट = टाइम ऑफ एसेंट। Therefore the ball will return in the player's hand after टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड जाने में मैक्सिमम हाइट तक, थ्रो करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर मैक्सिमम हाइट से प्लेयर के हैंड में आने में फिर 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बाय द बॉल टू रिटर्न बैक इन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल is capital T = t + t, that is 2t, that is 2 into 3 second, that is 6 सेकेंड आंसर। और दूसरा फार्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, y = h = ut प्लस हाफ GT²। तो उस सिचुएशन में माइनस हाफ GT², तो उस सिचुएशन में भटके थी जब ग्राउंड पर आ जाएगा बॉल तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 0 हो जाएगा। और यू चूँकि शुरू में ऊपर की ओर फेंके हैं, ऊपर की ओर थ्रो किए हैं, और डाउनवर्ड मोशन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो अपवर्ड मोशन में निगेटिव होगा उस सिचुएशन में, तो यू निगेटिव लेना पड़ेगा उसमें, तो ut प्लस हाफ GT², तो उसमें यूज करेंगे। तो फिर ये y = ut प्लस हाफ GT²। अगर हम डाउनवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव मान लेंगे तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी है तो वो जो है निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर
अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, तो इसमें ए इक्वल टू माइनस जी हो गया। तो उस फॉर्मूला से भी ये ऑब्टेन हो सकता है। अब इस पार्ट का लास्ट प्रॉब्लम जो इसी पर बेस्ड है, प्रॉब्लम नंबर 4.12 आई एम गोइंग टू सॉल्व। Now question number 3.12, which is the last problem of this part 7. The problem is a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equal to 0 to 12 सेकेंड। t equal to 0 से स्टार्ट से 12 सेकेंड के बीच में 12 सेकेंड के बीच में स्पीड, बॉल का स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए आपको कितना हाइट है और कितने वेलोसिटी से बॉल फर्स्ट बार स्ट्राइक करेगा उसको निकालेंगे, और हर बार स्ट्राइक करने के बाद उसका वेलोसिटी अगर v से स्ट्राइक किया तो उसका हर कोलिजन के बाद उसका v/10 स्पीड का घट जाएगा, तो उसको घटाते जाएंगे। उसके बाद टाइम निकालते जाएंगे, मैक्सिमम हाइट में कितना समय लगा, तो 0 से 12 सेकेंड के बीच में टोटल टाइम होगा उसमें हम। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी का यूज करना होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हाइट दिया हुआ है, बॉडी का हाइट जिससे बॉल को ड्रॉप किया गया है 90 मीटर है, और उसको 90 मीटर से ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। किसी फ्लोर पर सरफेस पर 90 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जाता है। तो हमने बतलाया कि जब भी बॉल को या बॉडी को ये ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड हमेशा 0 लेना होगा। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल जो है फर्स्ट केस में उसके बाद फिर बॉडी स्ट्राइक करेगा, फिर रिबाउंड करेगा, तो फिर हाइट अटेन करेगा। लेकिन फर्स्ट केस में जो ये उसका इनिशियल स्पीड है वो 0 है। और अब हम निकाल लेते हैं कि कितना वेलोसिटी, माने स्ट्राइक करने के पहले, उसका जस्ट करने के ठीक पहले कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक किया और कितने टाइम में किया, तब हमको अंदाज़ा हो जाएगा कितना टाइम। 0 से 12 सेकेंड को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे स्ट्राइकिंग, वो पता चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि v² इक्वल टू, पहले हम v स्पीड से स्ट्राइक करने के पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो फार्मूला है v² यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया गया, तो उस सिचुएशन में g प्लस हो जाएगा। और ऊपर की ओर मोशन के लिए g ऊपर की ओर मोशन होगा, तो उसमें g चूँकि हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो ऊपर की ओर लेंगे तो उसमें उस सिचुएशन में माइनस करना पड़ेगा। लेकिन डाउनवर्ड मोशन को ही प्लस डायरेक्शन मानेंगे तो जी अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड दोनों के केस में डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में के लॉन्ग काम करता है, वर्क करता है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए जी प्लस लेना होगा, अपवर्ड में माइनस इन दैट सिचुएशन। तो भी हम निकालेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइक करने के जस्ट पहले कितना वेलोसिटी है, और v² इक्वल्स टू u 0 है स्टार्टिंग में जब बॉडी को ड्रॉप किया गया है 90 मीटर हाइट से, 2gh देयरफॉर इक्वल टू 2gh हो गया। देयरफॉर h इक्वल टू v² इक्वल टू, हमको v² ही कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर वी हैव v² इक्वल्स टू, देयरफॉर v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh हो गया, और 2g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू हाइट 90 है। तो ये हो गया ये पॉइंट से 9.8, ये 0 कैंसिल हो गया डिसमल से, दैट इज 9.8 अपॉन 10 हम लिख सकते थे। अब ये 9 इंटू 2 18 मल्टीप्लाइड बाई 98, और मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 98 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 8 64, 4 6 9 इंटू 8 72 प्लस 6 72 प्लस 6 72 प्लस 78 हो गया, 8 9 4 6 8 प्लस 8 6 और 9 प्लस 8 17 1764 रूट अंडर 1764, दैट इज 40 मीटर से ऊपर ही आएगा। 1600 होता तो 40 होता, 42 मीटर नियरली, दिस इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड। ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो गया।
फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू द फ्लोर, फर्स्ट टाइम में जो स्ट्राइक किया, स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ द बॉल टू द फ्लोर, बॉल टू द फ्लोर। अब एक बार स्ट्राइक किया तो स्पीड उसका 1/10 से कम, माने जो वेलोसिटी है उसका 1/10 से घट जाएगा। v स्पीड है तो v/10 घट जाएगा, तो कितने स्पीड से फिर रिबाउंड करेगा तो स्पीड हो जाएगा v - v/10। तो अपवर्ड मोशन के लिए फिर वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब कितना टाइम लगा इसको स्ट्राइक करने में, तो वो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम v = u + gt, u 0 है और v आपका आ ही गया है। तो लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द फ्लोर फर्स्टली जो है, सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट टाइम में जो है, तो दैट टाइम। तो नाउ अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v = u + gt। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस एक्सिस मान लिया है और g जो है नीचे की ओर है इसलिए प्लस लिया, और v = आ गया आपका 42 जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। u 0 है, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया है रेस्ट से, g 9.8 हो जाएगा इंटू t, दैट इज 9.8 इंटू t, therefore t = 42/9.8, दैट इज 420/98। ये हो जाएगा 210/49, 2 से कैंसिल हो गया। ये टाइम हो गया आपका 210/49, तो 4 से ऊपर ही आएगा, 4 सेकेंड से ऊपर ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली ये 4.2 सेकेंड लगभग आपको आएगा। यह स्पीड था 210/49, दैट इज 4.2 सेकेंड। ये टाइम हो गया जब जितने समय में स्ट्राइक किया 90 मीटर से ड्रॉप करने के बाद, वो जो स्ट्राइक किया तो 4.2 सेकेंड के बाद। अब स्ट्राइक करने के बाद उसका वेलोसिटी घट जाएगा और बॉडी जो है बॉल जो रिबाउंड करेगा, तब देखेंगे कि रिबाउंडिंग स्पीड क्या है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा वो निकाल लें। तब हमको फिर जो है एक टाइम मिल गया कि 4.2 सेकेंड में बॉल जो है वह ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और 2 से माने उस समय उसका वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगा। कितना स्पीड से करेगा, 42 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हर कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी घटते ही जाना है, लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस स्पीड को मैक्सिमम दिखाएंगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, और टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टाइम होगा 4.2 सेकेंड। लेकिन जिस समय टकराया ठीक उसी समय उसका स्पीड जो है v/10 से घट गया, डिक्रीज कर गया। तो अब जिस स्पीड से वो ऊपर उठेगा वह स्पीड हो जाएगा v, द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, -1/10 v का घट गया है तो v - v/10, दैट इज 9/10 v। उतना स्पीड हो गया जिससे कि वह ऊपर की ओर राइज करेगा। और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय हम निकाल लेंगे, और कितने हाइट तक जाएगा वो भी निकाल सकते हैं। Now after first collision with the floor, the speed of the ball decreases by 1/10 to its स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। जितना स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगा, जितने वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक करेगा फ्लोर को, तो ईच कोलिजन में उसका 1/10 वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन विद द फ्लोर, स्पीड ऑफ द बॉल, the remaining speed of the ball is u1, which will be the initial velocity for the rebound velocity। फर्स्ट बार फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद बॉल रिबाउंड करेगा तो उसके लिए यह इनिशियल स्पीड होगा। जो स्पीड बचेगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी था हमारा, कैलकुलेट किए थे 42 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया तो उसके बाद 1/10 से घट गया उसका वेलोसिटी, तो 42/10 दैट इज 4.2। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी था, हमने कैलकुलेट किया अभी कुछ देर पहले, तो वह था 42। तो 42 मीटर पर सेकेंड माइनस 4.2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकेंड। और नहीं तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी माने थे हम, सपोज किए थे फर्स्ट टाइम में बॉल जब फ्लोर को स्ट्राइक किया था तब, और अब जो है स्ट्राइक करने के बाद फर्स्ट बार स्ट्राइक किया, अब ईच बार स्ट्राइक करेगा तो v/10 माने v का 1/10 घट जाएगा स्पीड, तो रिमेनिंग स्पीड होगा बॉल का v - v/10, दैट इज 9v/10, दैट इज 9/10 इंटू 42, और
दैट इज 9 इंटू 42/10 इजकल टू 4.2, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी हो गया। तो ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना स्पीड हो गया, फर्स्ट बार फ्लोर से जब स्ट्राइक किया बॉल तो जो स्पीड बचा बॉल का वह u1, और यह अब रिबाउंड स्पीड के लिए इनिशियल स्पीड होगा। नाउ टाइम टेकन टू रीच द बॉल टू द मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए टाइम इजकल टू टी इजकल टू होता है v माइनस यू अपॉन ए। इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन में हमने देखा था। तो यहाँ t1 जो होगा टाइम टेकन टू रीच द बॉल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ t1। फर्स्ट टाइम में t था, शुरू में t था जो 4.2 सेकेंड हम निकाले थे। जब 90 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था तब बॉल जब फ्लोर से स्ट्राइक किया था तो उसमें समय लगा था कितना, 4.2 सेकेंड। अब अपवार्ड मोशन में बॉल जो फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद अपवार्ड मोशन का रिबाउंड करेगा, अपवार्ड मोशन करेगा, तो उस सिचुएशन में उतना हाइट तो अटेंड नहीं कर पाएगा जितने हाइट से वो फॉल किया गया था। लेकिन अब उस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, तो फार्मूला टी इजकल टू यू प्लस ए टी, दैट इज टी इजकल टू v माइनस यू अपॉन ए। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, एक्सेलरेटेड मोशन का। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल का। तो t1 इजकल टू v के मतलब v के लिए v डैश हमने लिया, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जो है वह v डैश जो कि 0 होगा, और v तो स्ट्राइकिंग स्पीड था फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ पर v डैश जो है मैक्सिमम हाइट पर स्पीड है। जब फर्स्ट टाइम फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद बॉल रिबाउंड होकर फिर से मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा तो स्पीड v डैश माना 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 होता है। और e1 जो स्पीड जो बचा था स्ट्राइक करने के बाद 37.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन g इजकल टू -9.8। तो ये -37.8 अपॉन -9.8 दैट इज 3.9 सेकेंड हो गया। तो अब मैक्सिमम हाइट पर तो पहुँचने में समय लगा 3.9 सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड से स्ट्राइक करने फिर दूसरी बार स्ट्राइक करने में कितना टाइम होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट इजकल टू टाइम ऑफ असेंट t1 इजकल टू 3.9 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया, पहली बार से जब 90 मीटर से ड्रॉप किया गया था तो लगा था उसको स्ट्राइक करने में 4.2 सेकेंड। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल इजकल टू, ये टोटल टाइम हो गया इजकल टू फर्स्ट टाइम में था 4.2 सेकेंड, 90 मीटर हाइट से ड्रॉप करने के बाद स्ट्राइक किया था तब फ्लोर से फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर रिबाउंड किया, तो रिबाउंड करके जब मैक्सिमम हाइट तक गया फिर से रिबाउंड होकर के तो 3.9 सेकेंड लगा। और फिर मैक्सिमम हाइट के पर अचीव करने के बाद फिर से वह नीचे आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण। तो फिर से उसको टाइम ऑफ डिसेंट फिर से फ्लोर से स्ट्राइक करने में फिर समय लगेगा 3.9 सेकेंड। अब आपका टोटल टाइम मिल गया 4.2 प्लस 3.9 प्लस 3.9 दैट इज 4.2 प्लस 3.9 8.1 सेकेंड। 4.2 सेकेंड के बाद स्ट्राइक किया, 3.9 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर गया। तो टोटल टाइम उस दो टाइम मिल करके दोनों टाइम हो गया 8.1 सेकेंड। और फिर मैक्सिमम हाइट से स्ट्राइक किया फ्लोर को तो फिर 3.9 सेकेंड, जो कि टाइम ऑफ डिसेंट इजकल टू टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने का समय इजकल टू ऊपर जाने का समय। तो ये हो गया 12.0 सेकेंड। अब यहीं तक हमको ग्राफ भी खींचना है, प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ 0 से 12 सेकेंड में। तो 12 सेकेंड का तो काम हो गया। अब यहाँ तक आपका जर्नी हो गया टोटल। अब केवल इसमें हम केवल ये देख लें कि 12 सेकेंड जब स्ट्राइक किया तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितना होगा सेकेंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आपका था 4.2 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो स्पीड बचा 42 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 4.2 सेकेंड। और जो स्पीड जिस स्पीड से रिबाउंड किया था, जो स्पीड बचा था स्ट्राइक करने के बाद 37.8 मीटर पर सेकेंड था। तो अब कितना स्पीड बचेगा, तो नाउ स्पीड स्ट्राइकिंग स्पीड सेकेंड टाइम, नाउ द स्ट्राइकिंग स्पीड केवल निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा स्पीड मिल जाएगा। तीनों सिचुएशन में स्पीड हमको मिल गया। सबसे पहले जो है 42 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद स्पीड आया रिबाउंड करने 37.8 फर्स्ट टाइम मेरी भाई। फर्स्ट टाइम जब बॉल स्ट्राइक किया था तब, और सेकेंड टाइम स्ट्राइक करेगा तो कितना वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो उसके हेल्प से टोटल टाइम 12 सेकेंड हो गया। अब हम स्पीड टाइम का ग्राफ जो है स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ द स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ द बॉल टू द फ्लोर ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम में था, निकाल चुके हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम तो जितना स्पीड बचेगा अब u2 उसको हम मान लेते हैं। यही अब फिर से ऊपर जाने के लिए
फिर से अपवार्ड मोशन के लिए इनिशियल स्पीड होगा, लेकिन अब उस ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल टाइम हमारा हो गया है 12 सेकेंड, जो 0 to 12 सेकेंड है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमको मिल चुका है। स्ट्राइक करने के बाद यहीं पर छोड़ देंगे, इसके बाद आगे प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही पर हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, फिर जो स्पीड था आपका स्ट्राइकिंग U2 था, U1 था, अब U1 में से घट गया, U1 में से घट गया कितना, U1/10, जो स्पीड रिबाउंड हुआ था U1 माइनस U1/10, दैट इज 10 U1 माइनस U1, दैट इज 9 U1/10, 9 U1/10, दैट इज 9/10, 9/10। अब यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड टाइम के बाद जो स्पीड बचा U2 इक्वल टू, अब इसको हम उस साइड में लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है नीचे, इक्वल्स टू U2 इक्वल टू U1 माइनस, जो फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करने के बाद बॉल जब स्ट्राइक किया था फ्लोर का, तो फ्लोर से तो जो स्पीड बचा था U1 था, उसका फिर जो है 1/10 पार्ट जो है घट जाएगा, तो U1 माइनस U1/10, दैट इज 9 U1/10, दैट इज 9/10, एंड U1 था आपका U1 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो जाएगा 9/10 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 37.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 37.8 0.9 है, ठीक है, 9 इंटू 8 72, 7 63, 9 इंटू 7 63 प्लस 7 70, 0 7 हाथ में है, 27 34 34.02 मीटर, 34.202 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड, 34.02 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सीधे लिख सकते हैं नियरली 34 मीटर पर सेकेंड। तब हमारा ये मिल गया सेकेंड टाइम में, सेकेंड टाइम जब बॉल स्ट्राइक किया फिर से मैक्सिमम हाइट पर अटेंड करके, तो उस समय स्पीड उसका घट करके कितना अब रह गया 34 मीटर पर सेकेंड, जो कि आगे के लिए मोशन जो होगा रिबाउंड स्पीड, फिर जो आगे का जो मोशन होगा तो इसी रिबाउंड स्पीड से ये बॉल मोशन करेगा, तो यह अब नेक्स्ट टाइम के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगा और इसी ढंग से कोलिजन होते जाएगा, स्पीड घटता जाएगा। तो हमको केवल 0 to 12 सेकेंड में हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो टाइम हमको हो गया है टोटल 4.2 सेकेंड प्लस 3.9 सेकेंड प्लस 3.9 सेकेंड, दैट इज 12 सेकेंड। अब मैं स्पीड टाइम ग्राफ बॉल का मोशन का, इस मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूँ। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, जिसमें कि 4.2 सेकेंड पर टाइम के बाद बॉल फर्स्ट टाइम 90 मीटर हाइट से ड्रॉप करने के बाद फ्लोर को स्ट्राइक करता है, तो उस समय उसका वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, दिखाए हैं आफ्टर 4.2 सेकेंड। 0 से 4.2 सेकेंड के बाद मैक्सिमम जो ये बॉल 90 मीटर हाइट से ड्रॉप करने के बाद स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया फ्लोर को 42 मीटर पर सेकेंड है, वो हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, जिसको हमने दिखाया है इस लाइन से। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करने के बाद बॉल का स्पीड 1/10 से, जो स्ट्राइकिंग स्पीड है उससे 1/10 स्पीड घट जाता है, तो भी स्पीड है 42, तो 42 का 1/10 दैट इज 4.2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड घट जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड में से, तो 42 मीटर पर सेकेंड में से 4.2 मीटर पर सेकेंड उसमें माइनस कर लेंगे तो बचेगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइम पर जब स्ट्राइक किया है 4.2 सेकेंड पर, तो उसका स्पीड अब घट करके 42 से घट करके हो गया 37.8, यहाँ आ गया, इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है 37.8। अब उसके बाद अब बॉल रिबाउंड किया है, तो रिबाउंड करके फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, तो उसमें समय लगा था फिर उसमें 4.2 सेकेंड प्लस जो है फिर 3 फिर उसमें अब 8.1 सेकेंड। अब उसके बाद उसमें 4.2 प्लस 8 जो टाइम है उसमें
उसको लगा था, जो हम निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, तो 3.9 सेकेंड लगा था। तो 4.2 प्लस 3.9, तो ये हो गया कितना, 8.1 सेकेंड। तो 4.2 सेकेंड के बाद जब स्ट्राइक किया बॉल फर्स्ट टाइम फ्लोर से, तो उसके बाद उसका स्पीड घट गया, उसका 1/10 हो गया, तो स्पीड हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब यह अब यह रिबाउंड मोशन के लिए इनिशियल स्पीड हो गया था 37.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने यूज किया था। और अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय लगा था, निकाले थे कितना, 3.9 सेकेंड हमने निकाला था। तो 3.9 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर चल गया, तो उसका स्पीड अब घट के कितना हो गया, 0। तो देखिए स्पीड वाई एक्सिस पर है, यहाँ पर टच कर गया, इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइम 8.1 सेकेंड, 4.2 सेकेंड प्लस 3.9 सेकेंड। तो अब 8.8 सेकेंड पर जो है वह मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा स्टार्ट से, तब उसका स्पीड जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड यहाँ पर 0 हो गया, वाई एक्सिस पर इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड 0 हो गया, मैंने मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 हो गया। अब फिर से उसका स्पीड अब घट गया, फिर से जो है अब स्पीड जितना था 37.8 सेकेंड फर्स्ट टाइम में बॉल जब स्ट्राइक किया था, तो जो स्पीड जितने स्पीड से रिबाउंड किया था, जो स्पीड बचा था रिबाउंड स्पीड, अब उस पर स्पीड का फिर 1/10 जो है घट गया। तो फिर से उसमें से घटा लेंगे उतना 37.8 माइनस 37.8/10, तो 34 हो जाएगा, नियरली 34 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो गया। और 38 स्पीड मीटर पर सेकेंड पर फिर जो है वह 12 सेकेंड के बाद फिर जो है उसको लगा समय जितना, अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय लगा था 3.9 सेकेंड, तो फिर से मैक्सिमम हाइट से फिर फ्लोर पर सेकेंड टाइम स्ट्राइक करने में फिर उतना ही समय लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, तो फिर 3.9 सेकेंड लगेगा। तो अब शुरू से जो टाइम हो गया 8.1 सेकेंड तक तो हो ही गया था मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, 8.8 सेकेंड, 8.1 सेकेंड। और फिर मैक्सिमम हाइट से फिर अब स्ट्राइक करने में उसको समय लगा, सरफेस तक आने में फिर उतना ही समय टाइम लगा 8.1 सेकेंड। अब 12 सेकेंड में 12 सेकेंड के बाद फिर 3.1 सेकेंड लगा, तो वहाँ पर 12 सेकेंड पर जो है उसका स्पीड घट करके हो गया था कितना, 34 मीटर पर सेकेंड। अब यही तक 0 से 12 सेकेंड तक हमको ये दिखाना था स्पीड टाइम ग्राफ। इसके बाद फिर मोशन वैसे ही होता रहेगा, फिर बॉल जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, फिर उसका स्पीड 0 हो जाएगा, कुछ समय के बाद उसी ढंग से आगे निकालेंगे, लेकिन हमको 0 to 12 सेकेंड के बीच में निकालना था, जो हमने निकाला। तो 4.2 सेकेंड में जो है फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया था फ्लोर को, तो उस समय स्पीड 42 मीटर पर सेकेंड था, जो मैक्सिमम स्पीड था। अब फिर जो है 3.9 सेकेंड के बाद जो है उसका स्पीड, मान उस समय स्पीड जो है जब स्ट्राइक किया तो स्पीड जो है 42 में से मीटर पर सेकेंड में से 42/10 मतलब 1/10 स्पीड उसका 1/10 स्पीड उसका घट गया था। तो 42 में से घटा लिया 4.2, 37.8 यह स्पीड हो गया, जिसको इससे रिप्रेजेंट किए हैं इस लाइन से यहाँ पर, उसी समय जब स्ट्राइक किया था 4.2 सेकेंड के बाद। अब उसके बाद बॉल जो है फिर अब ऊपर की ओर मोशन करेगा, अपवर्ड मोशन रिबाउंड स्पीड, तो फिर जो है 3.9 सेकेंड के बाद, अब 3.9 सेकेंड के बाद जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा, तो वहाँ स्पीड 0 हो गया। तो इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड जो है वाई एक्सिस पर है, 0 हो गया। अब इसके बाद फिर से रिबाउंड स्पीड होगा उसका, रिबाउंड स्पीड फिर अपवर्ड मोशन करेगा, तो फिर 12 सेकेंड के बाद जो है फिर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। तो उस समय अब हाइट घट कर गया, अब कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया उस समय 34 मीटर पर सेकेंड 34 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 हो गया। अब फिर जो है बॉल 3.9 सेकेंड के बाद जो है फिर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो उस समय स्पीड घट करके फर्स्ट टाइम जो स्पीड था सेकेंड टाइम स्ट्राइक किया था तो 37.8 था, तो उसका 10% घट गया, उसका 1/10 घट गया, सॉरी। तो 37.8 में से घटा लेंगे उतना 3.78, दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड। तो 12 सेकेंड के बाद फिर जो है स्पीड अब इसका मैक्सिमम हाइट पर सेकेंड टाइम स्ट्राइक करने के बाद जो है फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो स्पीड फिर 0 हो जाएगा, तो फिर ग्राफ ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमको 0 to 12 सेकेंड के बीच में ही प्लॉट करना था, जो हमने किया। तो ये पार्ट यहीं समाप्त हो गया। थोड़ा लंबा पार्ट था, लेकिन इसमें इक्वेशंस भी निकला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और 2 प्रॉब्लम। और फर्स्ट जो प्रॉब्लम था इसके पहले वाला 3.10, तो उसमें जो है 4 पार्ट था। तो अब इसके बाद 1 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी वो लास्ट टॉपिक होगा, जो टॉपिक है उसका, और उसके अलावा जो कुछ प्रॉब्लम होगा उस पर बेस्ड NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम उसको करेंगे। तो लास्ट पार्ट प्लस एक आध पार्ट और प्रॉब्लम्स में, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।